डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। आज हम मुख्य और गौण विषय हिंदी के रूप में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी कहानियाँ और उपन्यास इस प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम खंड के चौथी इकाई उपन्यास स्वरूप एवं विकास को लेकर के सामने आए हैं। इस पाठ में हम हिंदी उपन्यास के एक आरंभ और उसके विकास यात्रा के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। उपन्यास यह बिल्कुल आधुनिक युग की देन है। आप जानते ही हैं, हमने पहले पाठों में चर्चा भी की है कि साहित्य जब लिखना आरंभ हुआ, साहित्य रचना आरंभ हुई तो वो सभी पद्य में थी। क्यों? क्योंकि तब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, लिख करके रख पाना, सुरक्षित रखना असंभव था, लगभग असंभव था। और जो कुछ भी रचा जाता था वो कंठस्थ रखा जाता था, और कंठस्थ रखने में पद्य हमेशा अधिक कारगर होता है, उसको याद रखना आसान होता है। इसलिए आरंभिक सारी रचनाएं पद्य में हुई। बाद में गद्य रचनाएं भी होने लगी। संस्कृत में भी गद्य रचनाएं मिलती हैं, लेकिन उनका बहुत व्यापक नहीं प्रभाव था। रची जाने मात्र के लिए रची जाती थी, लेकिन उनका बहुत जनसाधारण में उनका उतना प्रचार नहीं था। बाद में जब कागज़ आया, छपाई शुरू हुई और अधिक संख्या में किताबें छपने लगी, जन जन तक किताबें पहुंचने लगी, तब गद्य शैली का ज़्यादा विकास हुआ। विश्व की ये जो मैं बता रही हूँ, ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में बता रही हूँ। पूरे विश्व में गद्य रचना तभी मुख्य रूप से आरंभ हुई, और ये लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी की घटना है। और उसके बाद से धीरे धीरे उपन्यास कला का विकास हुआ। ये उपन्यास यानी कि लंबी कहानी पहले जब लिखी जाती थी या कहानी कही जाती थी, या तो वो मौखिक रूप में लोक साहित्य के रूप में होती थी, या छोटी मोटी कहानियाँ कही जाती थी। लेकिन उपन्यास एक खास विधा के रूप में जो विकसित होना शुरू हुआ, वो 16वीं माने कागज़ और छपाई आने के बाद जब जन जन तक की पुस्तकें पहुंचने लगी, तभी ये शुरू हुआ। और ख़ास करके आज हम जिस उपन्यास को जानते हैं, उसके जिस स्वरूप को जानते हैं, उसका तो वास्तविक स्वरूप औद्योगिक क्रांति के बाद यानी कि करीब 18वीं शताब्दी में ही बना, और उसके बाद से लगातार विकसित होता चला गया। हम अगर गूगल सर्च करें कि पहला नॉवेल कौन सा लिखा गया, पूरे विश्व में पहला नॉवेल कौन सा है, तो हमें एक जापानी कृति जो कि 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी, द टेल ऑफ गेंजी, इसके नाम से एक जापानी कृति का उल्लेख मिलता है। इसको पहला उपन्यास विश्व का माना गया। लेकिन ये जरूर एक लंबी कहानी थी, लेकिन उसमें जो आधुनिक उपन्यास के जो तत्व हैं वो सारे के सारे उस तरह से नहीं थे। लेकिन फिर भी अगर हम उपन्यास का अर्थ केवल एक लंबी कहानी ले तो हम इसको कह सकते हैं। यूरोप में कहते हैं जो पहला उपन्यास जिसको मान्यता मिली हुई है, वो एक स्पेनिश उपन्यास है, 1605 ईस्वी में लिखा हुआ डॉन किक्सवर्थ। ये बहुत काफ़ी लोकप्रिय उपन्यास है, दुनिया भर में आज भी पढ़ा जाता है। ये सर्वप्रथम यूरोपीय उपन्यास के रूप में माना जाता है। हमारे यहाँ उपन्यास विधा आधुनिक काल में ही शुरू हुई, जब अंग्रेज़ों के आने के बाद। अंग्रेज़ आए, अपने साथ बहुत सारी साहित्यिक विधा लाए। आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के सिलसिले में और हिंदी
साहित्य के विषय में हम लोगों ने पहले भी बात की है, तो उसमें बताया है कि पहले जो अंग्रेज़ों के आने के पहले तक जो रचनाएं हो रही थी वो एक तो हिंदी की बोलियों में हो रही थी, मतलब अवधी, ब्रज इत्यादि में ज़्यादा हो रही थी, और वो अधिकतर पद्य रचनाएं थीं। गद्य रचनाएं थीं लेकिन बहुत कम, और वो साहित्यिक कम दूसरे विषयों की, दर्शन या धर्म या इस तरह के विषयों की ज़्यादा थी, दूसरे विषयों की थी, व्याकरण। लेकिन साहित्यिक रचनाएं मनोरंजन हेतु या साहित्यिक आनंद प्राप्त करने के लिए रची गई रचनाएं कम ही थीं गद्य में। ये आधुनिक युग का, जब हिंदी का आधुनिक युग आरंभ होता है, जो कि लगभग 19वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं, भारतेंदु के उदय के साथ में 19वीं शताब्दी का भी उत्तरार्ध, तब से ये शुरू होता है। और पहला भारतीय उपन्यास वो श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगला में, उन्होंने पहला उपन्यास जो लिखा वो अंग्रेज़ी में था, राजमोहन्स वाइफ। ये अंग्रेज़ी में उन्होंने ये उपन्यास लिखा, जिसको पहले भारतीय उपन्यास को कह सकते हैं हम। उसके बाद उन्होंने दुर्गेश नंदिनी ये बंगला में लिखा। ये लिखा शायद राजमोहन्स वाइफ से पहले था, लेकिन छपा राजमोहन्स वाइफ पहले 1864 में, और फिर 1865-66 लगभग ये दुर्गेश नंदिनी बंगला में आया, जिसे हम भारतीय भाषा में लिखा हुआ पहला उपन्यास कह सकते हैं। हिंदी में उपन्यास की शुरुआत भारतेंदु युग से ही होती है, जैसे कि बाकी सारी गद्य विधाओं की हुई, वैसे ही उपन्यास की भी शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। लेकिन भारतेंदु ने स्वयं कोई उपन्यास नहीं लिखा। आमतौर पर दूसरी जो विधाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतेंदु की लेखनी आती है, थोड़ा उनका कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन उपन्यास उनका लिखा हुआ कोई नहीं मिलता है। उस समय जो दूसरे लोग थे, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी, इन्होंने उपन्यास लिखने का प्रयास किया। हिंदी में पहले बंगला उपन्यासों का अनुवाद आया, जो कि 1873-70 के आसपास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहले बंगला उपन्यासों का अनुवाद शुरू हुआ। उसके बाद श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती उपन्यास उनका आता है, वो लगभग 1874-75 के आसपास की घटना है। इसके बाद लाला श्रीनिवास दास लिखित एक उपन्यास सामने आता है, परीक्षा गुरु। लेकिन हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाए, इसमें थोड़ा से विवाद के साथ लगभग सभी लोग लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, क्योंकि भाग्यवती जो है वो नारी शिक्षा से संबंधित है, और उसमें नारी कैसी होनी चाहिए इसका उपदेश खाली दिया हुआ है, और आलोचकों का मानना है कि उसमें उपन्यास के तत्व नहीं मिलते। परीक्षा गुरु भी एक उपदेशात्मक रचना है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ औपन्यासिक तत्व मिलते हैं जो कि भाग्यवती में बिल्कुल नहीं मिलते। तो इसलिए अधिकतर आलोचकों का ऐसा मानना है कि लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही हिंदी का पहला उपन्यास है। लेकिन ये आगे आपके लिए शोध का भी विषय हो सकता है कि आप ये देखें, दोनों को पढ़ करके उसकी परीक्षा करके कि वस्तुतः कौन सा उपन्यास पहला माना जाना चाहिए, क्योंकि पहला छपा तो भाग्यवती था, वो भी एक लंबी रचना थी। ये एक मौलिक जो उपन्यास का एक बहुत आधारभूत शर्त है कि उसको लंबी एक रचना होनी चाहिए, वो भाग्यवती जरूर पूरा करता है। लेकिन उसके बाकी जो सारे उसका कलेवर है, उसका जो पूरा उसकी जो विशेषताएं हैं, वो औपन्यासिक विशेषताओं पर खरी नहीं उतरती हैं, ऐसा आलोचकों का मानना है।
हम हमारा जो हिंदी का उपन्यास पूरा साहित्य है, अगर हम उसको पूरा सिलसिलेवार देखना चाहें तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उसको कुछ कालखंडों में विभाजित कर लें। और इसमें एक मानक बनता है प्रेमचंद। प्रेमचंद के उपन्यास जब आए, प्रेमचंद के पहले के उपन्यासों की का तरीका, उसकी जो सामग्री थी, उसकी विषय वस्तु, और फिर प्रेमचंद के उपन्यासों की विषय वस्तु एकदम अलग आती है। और प्रेमचंद बिल्कुल एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आते हैं हिंदी उपन्यासों में। तो प्रेमचंद एक मानक बनते हैं। और प्रेमचंद हम जब हिंदी के उपन्यासों की विकास यात्रा देखते हैं तो हम कह सकते हैं प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद के समय के, प्रेमचंद के और प्रेमचंद के समय के दूसरे हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, ये तीन मुख्य खाने बनते हैं। उसके बाद 60 के दशक के बाद से और परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है हिंदी उपन्यासों में। तो 60 के दशक, साठोत्तरी उपन्यास और फिर समकालीन उपन्यास, ये मोटे मोटे हम 5 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद के उपन्यास और प्रेमचंद के समय के उपन्यास। तीसरा है प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, प्रेमचंद के बाद के उपन्यास, ये तीसरा खाना बनेगा। चौथा साठोत्तरी उपन्यास, 1960 के बाद के उपन्यास। और फिर अंतिम बनेगा समकालीन उपन्यास, जो आज हमारे साथ हमारे समय में जो लेखक लिख रहे हैं उनके उपन्यास। तो इस तरह से मुख्य रूप से हम 5 भागों में हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। प्रेमचंद्र पूर्व जो हिंदी उपन्यास है भारतेंदु युग के, और तो ये उपन्यास जो थे उसमें 2 तरह की विषय वस्तु हमें ज़्यादा मिलती है। एक तो उपदेशात्मक, जैसा भाग्यवती से शुरू हुआ और परीक्षा गुरु में भी रहा, उसके बाद भी कुछ थे जो उपदेशात्मक या स्थिति को बताते हुए उस स्थिति से कैसे निकला जाए, इस तरह से कुछ इस तरह के उपन्यास लिखे गए। और दूसरे एकदम बिल्कुल कपोल कल्पित, बिल्कुल परियों के कहानियों के तरह के उपन्यास, तिलस्मी, अयारी, मतलब जिसमें वास्तविकता से कोई उनका लेना देना नहीं था और शुद्ध मनोरंजन के लिए वो लिखे जाते थे। तो ऐसे उपन्यास या जासूसी उपन्यास इस तरह के लिखे गए। तो जो जिसमें उपदेशात्मक थे उसमें नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, निस्सहाय, राधा कृष्ण के दास का निस्सहाय हिंदू, इस तरह की जो थे, इसमें कुछ वर्तमान परिस्थितियों को बताते हुए और उपदेश दिया गया था कि कैसे इनसे निकला जाए। फिर किशोरीलाल गोस्वामी ने कुछ जासूसी तरह की भी लिखे, जिंदे की लाश। गोपाल राम गहमरी ने भी कुछ जासूसी उपन्यास लिखे। लेकिन जो वस्तुतः अगर हम किसी एक का नाम, ये सारे जितने मैंने अभी गिनाए ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास की श्रेणी में नहीं आते, और आज तो बिल्कुल ही इनका पठन पाठन नहीं होता है, कोई ये बस इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन उस समय का जो एक उपन्यास आज भी रुचि लेकर के पढ़ने वाले लोग मिलते हैं वो है चंद्रकांता। ये बाबू देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास लिखा। इस शुद्ध तिलस्मी अयारी उपन्यास है, यानी मनोरंजन प्रधान है, और इसमें वास्तविकता से कोई बहुत लेना देना इसका नहीं है। राजकुमारी की कहानी प्रेम कथा है और उसके साथ में और एक चमत्कारपूर्ण चीज़ें उसमें घटित होती रहती हैं। उसको विज्ञान से थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश की है, मशीनीकरण से जोड़ने की कोशिश की है उसमें, लेकिन उसमें वास्तविकता से कोई बहुत फिक्शन है, पूरी तरह से कपोल कल्पित
रचना है। जगहों के नाम जरूर इसमें मिलते हैं। चुनार का किला इसमें दिखाई पड़ता है, नौगढ़ दिखाई पड़ता है, जो कि स्थान आज भी है और लोग आज भी उस उपन्यास के का आधार लेकर के उन जगहों पर जाते हैं और उन जगहों को, उपन्यास में वर्णित स्थानों को और चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं। इतना महत्व ये पड़ा। इसने ये चंद्रकांता उपन्यास का महत्व जो है वो इस बात में है, दो बातों में है। एक तो ये उसी समय उसने हिंदी पठन पाठन को, हिंदी को बहुत आगे बढ़ा दिया। बाकी उपन्यासों का कोई इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त हुआ, इतनी लोकप्रियता नहीं प्राप्त हुई जितने की चंद्रकांता को मिली। और कहा जाता है कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। यहाँ पर मैं इस वाक्य का मतलब स्पष्ट कर दूं। हिंदी भाषा जो है, वो भाषा का विकास हम पढ़ेंगे आगे भी चल करके, तो आप जानेंगे कि जो भाषा पहले बनी थी वो उर्दू और हिंदी जिस तरह से आज अलग हो गई है उतनी अलग नहीं थी। और हिंदी उस हिंदुस्तानी कह सकते हैं उस भाषा को, और उसमें काफ़ी सारे उर्दू के शब्द भी थे। और चूँकि मुग़लों का शासनकाल एक लंबे समय तक रहा हमारे यहाँ, और उन्होंने लिपि जो है वो फ़ारसी लिपि रखी थी, तो उसी लिपि में लिखी जाती थी रचनाएं। यहाँ तक कि जब प्रेमचंद ने भी जब लिखना शुरू किया था तो कहते हैं कि वो उर्दू यानी कि वो वही लिपि जो उनकी थी फ़ारसी लिपि में ही उन्होंने लिखा था। और बाद में उन्हीं जो उन्होंने फ़ारसी लिपि में जो लिखा था उसका बस उन्होंने देवनागरी करके छपवा दिया, तो वो हिंदी के उपन्यास हो गए, और जबकि वो पहले उर्दू के उपन्यास कहलाए। तो जब इन्होंने चंद्रकांता लिखा देवकीनंदन खत्री ने, तो उसके पहले जो सब रचनाएं होती थी उनमें से बहुत सारी रचनाएं जो है वो बने, या लोकप्रिय जो रचनाएं थी वो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती थी। लेकिन बाबू देवकीनंदन खत्री ने देवनागरी लिपि में लिखा, हिंदी की लिपि में। और इतना भाषा में तो कोई दिक्कत, भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भाषा तो पहले ही से सब लोगों को पता थी, लिपि नहीं पढ़ने आती थी। तो चंद्रकांता पढ़ने के लिए लोगों ने देवनागरी लिपि सीखी। हिंदी भाषा की जगह हमको वस्तुतः कहना चाहिए कि देवनागरी लिपि सीखी, और देवनागरी लिपि को, हिंदी भाषा को और उपन्यास विधा को असीम लोकप्रियता चंद्रकांता से मिली। उन्होंने चंद्रकांता लिखा, फिर चंद्रकांता संतति लिखा, फिर भूतनाथ एक उपन्यास लिखा। उसके अलावा भी और थोड़े से उनके उपन्यास कई एक हैं, तो ये सभी लोकप्रिय हुए। उसमें चंद्रकांता सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। तो प्रेमचंद के पहले के किसी एक उपन्यास को हम याद करना चाहें या उस युग को याद करना चाहें, तो बाबू देवकीनंदन खत्री और उनके उपन्यास चंद्रकांता को हमको याद रखना चाहिए। उसके बाद प्रेमचंद आते हैं। वो उन्होंने शुरू में उनकी भी रचना इसी प्रकार की थी, लेकिन फिर वो गांधी विचारधारा से प्रभावित हुए और उनको लगा कि इस तरह के तिलिस्मी उपन्यास या परियों की कहानियाँ लिखने से आज हम कुछ कल्याण नहीं कर सकते। और वो मानते थे कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण भी होना चाहिए और समाज को दिशा देने वाला भी होना चाहिए। तो उन्होंने अपने उपन्यास लिखना शुरू किया, जिसमें कुछ समस्याओं को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के लिखा और उनके संभावित हल की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। उन्होंने अपने उपन्यासों में ऐसे समाज की रचना का स्वप्न देखा जो कि आदर्श समाज हो, और इसीलिए उनके जो विचारधारा है उनके उपन्यासों से जो झलकती है उसको विकासोन्मुखी आदर्शवादी विचारधारा कहते हैं, जिसमें एक समाज के विकास की, समाज के आगे बढ़ने की बात हो और एक आदर्श समाज की रचना के प्रति समर्पित हो। तो उनके उपन्यासों में जो सेवा सदन से शुरू हुआ, और सेवा सदन, फिर प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला,
कायाकल्प, रूठी रानी, इस प्रकार गबन, मंगलसूत्र इत्यादि इत्यादि उनके बहुत सारे उपन्यास आए। और उसके बाद अंत में गोदान। गोदान कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास प्रेमचंद का बना और मानव जीवन का एक बृहद चित्र, कृषक जीवन का, विशेषकर किसान के जीवन का लिखा हुआ महाकाव्य इसको कहा गया। और सबसे महत्वपूर्ण, और इसमें प्रेमचंद की स्वयं की भी उपन्यास कला सर्वोच्च शिखर पर दिखाई पड़ती है। और हिंदी का भी अगर हम नाम लेना चाहें तो एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में इसकी गणना होती है। इसके अलावा रंगभूमि भी जो प्रेमचंद ने लिखा था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, विस्तृत फलक पर और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत बढ़िया ढंग से लिखा हुआ उपन्यास है। गोदान से कहीं कम रंगभूमि भी नहीं है। और प्रेमचंद के और दूसरे उपन्यास भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ दो उपन्यास, प्रेमचंद के उपन्यास जो एक तरह से युगांतकारी उपन्यास कहे जा सकते हैं, दिशा देने वाले उपन्यास कहे जा सकते हैं, तो अगर केवल दो उपन्यासों के नाम हम लेना चाहें तो वो गोदान और रंगभूमि कहा जाएगा। प्रेमचंद के समय ही जयशंकर प्रसाद भी लिख रहे थे और उन्होंने कंकाल, तितली, इरावती ये 3 लिखे उपन्यास। इसमें उन्होंने भी सामाजिक समस्याओं को लिया, समकालीन समस्याओं को, और लेकिन उनकी भाषा कुछ इस प्रकार थी कि इतनी परिनिष्ठित हिंदी थी कि वो उतना शायद जनसाधारण से नहीं जुड़ सके जितने प्रेमचंद के उपन्यास जुड़े और लोकप्रिय हुए। फिर भी महत्वपूर्ण हिंदी की उपन्यास यात्रा में जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और इसी समय भगवती चरण वर्मा का उपन्यास आया चित्रलेखा, ये भी काफ़ी लोकप्रिय उपन्यास हुआ। वृंदावन लाल वर्मा ने जो है ये ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। इसमें मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी उनके काफ़ी लोकप्रिय उपन्यास हुए। इसी प्रेमचंद के समय में ही और बस उनके तुरंत बाद जो एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हुए जैनेंद्र ने एक फिर नए तरीके का उपन्यास लिखना शुरू किया। उन्होंने मनोवैज्ञानिकता पर ज़्यादा जोर दिया और मानव मन के सूत्रों को, मानव मन की जो विचित्रताएं हैं, उसके मन के जो उथल पुथल है, उसको उजागर करने का प्रयत्न उन्होंने अपने उपन्यासों में किया। उनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनके उपन्यासों में दिखाई देता है और हिंदी उपन्यास एक कदम और आगे बढ़ा और मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास लिखे जाने लगे। प्रेमचंद के बाद कुछ इसी तरह से मैंने ये जो जैनेंद्र ने परंपरा शुरू की या वृंदावन लाल वर्मा ने शुरू की या स्वयं प्रेमचंद ने शुरू की, उसी लाइन पर, उसी परंपरा में आगे प्रेमचंद के बाद भी उपन्यास लिखे गए। मनोवैज्ञानिक उपन्यास में काफ़ी ऊंचाई मिली। जैनेंद्र ने जहाँ से शुरू किया, उसके बाद इलाचंद्र जोशी ने बहुत सारे लिखे उपन्यास। अज्ञेय इसके पूरे शिखर पर बैठे हुए हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की अगर हम देखा जाए तो शेखर एक जीवनी और अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप, ये सभी में बहुत ही सूक्ष्मतापूर्वक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। इलाचंद्र जोशी के भी गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि उनकी है और मनोविज्ञान के जो आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता फ्रायड, उनके विचारधारा इलाचंद्र जोशी में दिखाई पड़ती है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं सन्यासी, प्रेत और छाया, जहाज का पंछी इत्यादि इत्यादि।
धर्मवीर भारती का भी इस समय एक उपन्यास आया, गुनाहों का देवता। उसमें भी उसमें प्रेम का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसी समय प्रेमचंद के बाद के युग की बात हम कर रहे हैं। उसमें सामाजिक उपन्यास बहुत सारे लिखे गए और यशपाल आते हैं जिन्होंने एक विशिष्ट दृष्टि से, एक मार्क्सवादी दृष्टि से उन्होंने उपन्यास, बहुत सारे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे, जिसमें दिव्या और यशपाल के उपन्यास मार्क्सवादी जरूर हैं, लेकिन यशपाल स्वयं मार्क्सवादी दृष्टि से प्रभावित थे, इसलिए वो सहज स्वाभाविक रूप से उनके उपन्यासों में आया ही है। लेकिन उन्होंने बहुत ज़मीन से जुड़ करके और यथार्थवादी उपन्यास लिखे हैं। महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उस काल को, जिस काल पर आधारित उनके उपन्यास, उस काल को समझने के लिए उनके उपन्यास बेहद महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे उनके उपन्यास हैं जिसमें दिव्या, झूठा सच और तेरी मेरी उसकी बात, ये 3 उपन्यास बिल्कुल अलग खड़े हो जाते हैं। और उपन्यास, यशपाल की उपन्यास कला को समझने के लिए ये 3 जो है महत्वपूर्ण उपन्यास एक होते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास में भी काफ़ी सारे उपन्यास लिखे गए, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेखा, अनामदास का पोथा। और ये एक तरह से भारतीय संस्कृति के भी एक दस्तावेज से बनते जाते हैं। ये समझने के लिए, ये मैं नहीं कहती कि पूर्व ऐतिहासिक इतिहास इनसे मिलेगा, इतिहास नहीं मिलेगा, लेकिन इतिहास को समझने की दृष्टि इन उपन्यासों से मिलती है। महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके बाद जो है वो फिर बदलता है परिदृश्य। व्यक्तिवादी और विचार परक उपन्यास शुरू होते हैं। हाँ, प्रेमचंद्रोत्तर युग में आंचलिक उपन्यासों की भी एक परंपरा शुरू हुई। फणीश्वरनाथ रेणु उसके अग्रज है। उसको पहले उनका मैला आंचल मानक है आंचलिक उपन्यासों के लिए। और उसके अलावा भी बहुत सारे हिंदी में आंचलिक उपन्यास लिखे गए, जिसमें उदय शंकर का सागर लहरें का नाम लिया जा सकता है। जगदीश का धरती धन्य अपना का नाम लिया जा सकता है। साठोत्तरी में उपन्यास में फिर एक शुरू हुआ। एक तो महिला, बहुत सारे महिला उपन्यासकार आए और एक महिला की दृष्टि का, महिलावादी, नारीवादी उपन्यास आप कह सकते हैं कि एक दृष्टि उसमें आई, जिसमें उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी जो है, इनके उपन्यास बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। श्रीलाल शुक्ल का इस समय एक उपन्यास राग दरबारी राजनीतिक परिदृश्य पर लिखा हुआ महत्वपूर्ण माना जाता है। मन्नू भंडारी का बहुत सारा महत्वपूर्ण उपन्यास है। उनका भी महाभोज, ये राजनीतिक परिदृश्य पर लिखा हुआ उपन्यास है, और कई एक है जो नारी दृष्टि को देता है। इसके बाद फिर एक 21वीं सदी के, या जो हम आज के हम कह सकते हैं समकालीन जो उपन्यास हैं, उसमें एक वही खांचों में, या मैंने परंपराएं शुरू हुई, अलग अलग वाद आए या अलग अलग धाराएं आई। जैसे दलित उपन्यास की धारा, उसमें दलित उपन्यास बहुत सारे लिखे गए, आदिवासी से जीवन से केंद्रित उपन्यास लिखे गए, और विमर्श, हाँ विमर्श नाम देना चाहिए, विभिन्न विमर्श में बहुत सारे उपन्यास लिखे गए। और किन्नर विमर्श संबंधी इस समय काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है, और काफ़ी जो है ये देखने लायक उपन्यास की भाषा और उनकी संवेदना बदली हुई है पहले के उपन्यासों से, और उनको देखना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में आप हिंदी साहित्य का इतिहास, नगेंद्र की पुस्तक है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक है, उनको भी देखना महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए, उपन्यास पढ़िए अधिक से अधिक, और हिंदी की उपन्यास यात्रा को अपने पढ़ने से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार। स्वाध्यायः परः